जातिवाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख समस्याएं और प्रवृत्तियां। अब उनमें जो प्रमुख समस्याएं और प्रवृत्तियां, उनमें जातिवाद भी एक मुख्य बात है, क्योंकि भारत है वो सांस्कृतिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों में बटा हुआ विविधता वाला देश है। तो यहाँ भाषा, अलग अलग भाषा और जातियों का होना स्वाभाविक है। इस संबंध में रजनी कोठारी ने कहा है कि प्रथम, कोई भी सामाजिक तंत्र कभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता, अतः यह प्रश्न करना है कि क्या भारत में जाति का लोप हो रहा है, अर्थ शून्य है। द्वितीय, जाति व्यवस्था का आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन में रुकावट नहीं डालती, बल्कि उसे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ग्रेनविल ऑस्टिन लिखते हैं कि स्थानीय और राज्य स्तर की राजनीति में जातीय संघ और समुदाय निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में उसी प्रकार की भूमिका अदा करते हैं जिस प्रकार पश्चिमी देशों में दबाव गुट। जातिवाद का परंपरागत अर्थ और रूप। जाति प्रथा किसी न किसी रूप में विश्व के हर कोने में पाई जाती है। एक गंभीर सामाजिक कुरीति के रूप में ये हिंदू समाज की ही विशेषता है। जैसे इस्लाम और ईसाई समाज भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रह सके हैं। ये एक अति प्राचीन व्यवस्था रही है जिसका अभिप्राय पैसे के आधार पर समाज को कई वर्गों में बांट देना है। सामान्यतः माना जाता है कि जाति प्रथा की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण धार्मिक और वैदिक कार्यों का संपादन करते थे। क्षत्रियों का कार्य देश की रक्षा करना और शासन का प्रबंधन करना था। वैसे कृषि और वाणिज्य संभालते थे और शूद्रों को अन्य 3 वर्णों की चाकरी करनी पड़ती थी। तो ये परंपरागत रूप भी हमें दिखाई देता है और उसके आधार पर जातियों का विभाजन हुआ, 4 वर्ण बने। जाति राजनीति में संपर्क सूत्र। संविधान संग्राम के दौरान ऐसा दिखता था कि जनता पर जातिवाद का प्रभाव कम हो रहा है, किंतु स्वतंत्र क्रांति के उपरांत जातिवाद ने फिर जोर पकड़ा और वयस्क मताधिकार व्यवस्था के देश में लागू कर दिए जाने के परिणाम स्वरूप एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उदित हुआ। ऐसे राजनीति पर जातिगत प्रभाव प्रतिनिधि व्यवस्था के लागू होने के समय से ही शुरू हो गया था, किंतु यह प्रभाव नगण्य था। इसके लिए उत्तरदायी थे ब्रिटिश प्रशासन, राष्ट्रीय आंदोलन और सीमित मताधिकार। स्वतंत्रता प्राप्ति ने प्रथम 2 कारणों को निराकरण कर दिया है कि नए संविधान में अपनाई गई वयस्क मताधिकार व्यवस्था ने तीसरे का फलते जातियों के प्रभाव को आशातीत वृद्धि हो गई। आरंभ में तो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उच्च अथवा श्रेष्ठ जातियों की राजनीति से प्रभावित रही और राजनीतिक लाभ उन्हीं तक सीमित रहे। समय के साथ साथ मध्यम और निम्न समझी जाने वाली जातियां भी आगे आने लगी और अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहने लगी। प्रोफेसर रोडोल्फ के शब्दों में भारत के राजनीतिक लोकतंत्र के संदर्भ में जाति वह दूरी जिसके माध्यम से नवीन मूल्यों और तरीकों की खोज की जा रही है, यथार्थ में एक ऐसा माध्यम बन गई है जिसके द्वारा भारतीय जनता को लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है। जाति का राजनीतिक रूप, रजनी कोठारी का दृष्टिकोण। प्रोफेसर रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका विस्तृत विश्लेषण किया। उनका मत है कि अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भारत में जाति प्रथा खत्म हो रही है। इस प्रश्न के पीछे धारणा ये है कि मानव जाति और राजनीति परस्पर विरोधी संस्थाएं। ज़्यादा सही सवाल ये होगा कि जाति प्रथा पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ रहा है और जाति पाति वाले समाज में राजनीति क्या रूप ले रही है। जो लोग राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हैं वह न तो राजनीति के स्वरूप को ठीक समझ पाते हैं, न ही जाति के स्वरूप को। भारत की जनता जातियों के आधार पर संगठित है, अतः न चाहते हुए भी राजनीति को जाति संस्था का उपयोग करना ही पड़ेगा। अतः राजनीति में जातिवाद का जाति का राजनीतिकरण है। रजनी कोठारी के शब्दों में जाति को अपने दायरे में खींचकर राजनीति उसे अपने काम में लाने का प्रयत्न करती है। दूसरी ओर राजनीति द्वारा जाति या बिरादरी को देश की व्यवस्था में भाग लेने का मौका मिलता है। राजनीतिक नेता सत्ता प्राप्त करने के लिए जातीय संगठनों का उपयोग करते हैं और जातियों के रूप में उनको बनाए बनाए संगठन मिल जाता है, जिससे राजनीतिक संगठन में आसानी होती है। जाति व्यवस्था और राजनीति में अंतःक्रिया के संदर्भ में प्रोफेसर रजनी कोठारी ने जाति प्रथा के 3 रूप प्रस्तुत किए: लौकिक रूप, एकीकरण का रूप और
चैतन्य रूप। जाति व्यवस्था का लौकिक रूप। रजनी कोटा ने जाति व्यवस्था के लौकिक रूपों को व्यापक दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया। जाति व्यवस्था कुछ बातों पर सबका ध्यान गया है, जैसे जाति के अंदर विवाह, छुआछूत और रीति रिवाजों के द्वारा जाति की पृथक इकाई को कायम रखने का प्रयत्न। लेकिन इस बात की ओर बहुत ही कम लोगों का ध्यान गया है कि जातियों में अपनी प्रतिद्वंद्विता और गुटबंदी रहती है। प्रत्येक जाति प्रतिष्ठा और सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहती है। उदाहरण के लिए गत लगभग 4 दशक से बिहार में ऊंची जातियों और पिछड़ी जातियों के बीच सत्ता प्राप्ति का अनवर संघर्ष चल रहा है। जाति व्यवस्था के इस लौकिक पक्ष के दो रूप में, एक शासकीय रूप यानी जाति की और गांव की पंचायत और चौधराट। दूसरा रूप राजनीतिक यानी जाति की आंतरिक गुटबंदी और अन्य जातियों से गठबंधन और प्रतिद्वंद्विता। इन संगठनों का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है ताकि स्थानीय नेताओं के समाज की केंद्र संस्था से किस प्रकार के संबंध है। धर्म व्यवस्था और प्रदेश के आधार पर इन जातियों की स्थिति बनती और बिगड़ती थी। पहले इन जातियों का संबंध जाति और गांव की पंचायत और राजा और जमींदार से रहता था। अब जातीय पंचायत के स्थान पर विधानसभाएं और संसदें तथा राजा के स्थान पर राष्ट्रीय सरकार। रजनी कोठारी का यह विचार है कि देश की राजनीति पर किसी एक जाति का प्राधान्य नहीं हो सका, क्योंकि कुछ स्थानों पर ब्राह्मणों का वर्चस्व, कुछ प्रदेशों में गुजरात और मारवाड़ में जैन वैष्णव आदि संप्रदायों के हाथों में अधिक आर्थिक शक्ति थी। जाति व्यवस्था का एकीकरण का रूप। जाति का दूसरा रूप एकीकरण का, अर्थात व्यक्ति को समाज से बांधने का। जाति प्रथा जन्म के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का समाज में स्थान नियत कर देती है। जाति के आधार पर ही उस व्यक्ति का व्यवसाय और आर्थिक भूमिका निश्चित हो जाती है। चाहे जितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसका अपनी जाति से लगाव पैदा हो जाता है। जाति के प्रति उसकी निष्ठा बढ़ने लगती है। यही निष्ठा आगे चलकर बड़ी निष्ठाओं अर्थात लोकतंत्र और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति भी विकसित हो जाती है। इस प्रकार जातियां जोड़ने वाली कड़ियां बन जाती है। लोकतंत्र के तहत विभिन्न समूह में शक्ति के लिए प्रतिद्वंद्विता होती है और विभिन्न जातियों में आपस में मिलजुल कर गठजोड़ बनाने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। जाति व्यवस्था का चैतन्य रूप। जाति प्रथा का तीसरा रूप चेतना बोध है। कुछ जातियां अपने को उच्च समझती हैं, इस कारण समाज में उनकी विशेष प्रतिष्ठा होती है। इस कारण कुछ निम्न समझी जाने वाली जातियां भी अपने को उनके साथ जोड़ने की चेष्टा करती हैं। क्षत्रिय वर्ग के साथ जो प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उसके कारण देश के विभिन्न भागों में अनेक जातियों ने इस वर्ण का दावा किया है। कुछ जातियों ने इस प्रकार ब्राह्मण पद का भी दावा किया है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के परिणाम जाति विशेष की स्थिति बदलती है। सामाजिक व्यवहार में अलग अलग स्तर पर अलग अलग रूप धारण करने के कारण जाति व्यवस्था में लोच और परिवर्तनशीलता आ जाती है, जिसके लिए 4 मार्ग अपनाए गए हैं। प्रथम, संस्कृतिकरण का तरीका। संस्कृतिकरण में छोटी जातियां सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों के रीति रिवाज की नकल करने लगती हैं और इसे ब्राह्मणीकरण भी कहा जाता है। लौकिकरण और अब्राह्मणीकरण। आर्थिक उन्नति, राजनीतिक तो बुद्धिवाद के सार्वजनिक प्रवृत्तियों के प्रभाव से अक्सर अब्राह्मण जातियां ब्राह्मणों की नकल करने की प्रवृत्ति छोड़ देती हैं और अन्य अब्राह्मण जातियों से मिलकर राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा करती हैं। तृतीय, महापुरुषों से संबंध जोड़ने का तरीका। कभी कभी कतिपय जातियां अपनी उच्चता सिद्ध करने के लिए अपना संबंध पौराणिक पुरुषों से जोड़ने का प्रयत्न करती हैं, जैसे गुजरात के पाटीदार, पश्चिमी बंगाल के महाशय और राजस्थान के जाट। चतुर्थ, जाति आधुनिक राजनीति के लिए भागीदारी प्राप्त करने का तरीका। कुछ जातियां सीधे ही आधुनिक राजनीति में भाग लेने लगी और इस प्रकार उन्होंने समाज में भी उच्च स्थिति प्राप्त की। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार इसके उदाहरण हैं। शक्ति और प्रभाव की प्रतिस्पर्धा ऊंची जातियों तक सीमित रही। जाति के अंदर भी प्रतिस्पर्धी गुटबंदी है। जाति के बंधन ढीले पड़ना और राजनीति को व्यापक आधार मिलना। आधुनिक राजनीति में भाग लेने के कारण पहले तो जाति प्रथा की पृथकता की प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ा। बाद में जाति भावना का सामंजस्य उसने राजनीतिक संगठन में सहायता दी। आधुनिक राजनीति में भाग लेने से लोगों की दृष्टि में परिवर्तन हुआ। उसे समझ में आ गया कि आज के युग में केवल जाति और संप्रदाय से काम नहीं चल सकता। जहाँ जाति बड़ी होती है वहाँ उनमें एकता नहीं रहती, उसमें उपजातियों के भेद होते हैं और छोटी जातियों को अपने बल पर चुनाव नहीं जीत सकती। यदि कोई प्रत्याशी अपनी जाति का पक्ष लेता है तो दूसरी जातियां उसके खिलाफ हो जाती हैं। इसलिए चुनाव की राजनीति में अनेक जातियों का
कूट बनाना पड़ता है। राजनीति में आने के कारण जाति की भावनाएं ढीली पड़ जाती हैं और अनेक नई निष्ठाओं का उदय होता है। आधुनिकतावादी नेता जाति पाति पर भले ही नाक सिकोड़े, परंतु इसके द्वारा राजनीतिक शक्ति उन वर्गों और समूह के हाथ में पहुंच सकी है जो अब तक उससे वंचित थे। जाति के आधार पर संघ और संगठन बनते हैं, जैसे कायस्थ सभा, क्षत्रिय संघ आदि। सब मिलाकर जातीय संगठनों ने भारत की राजनीति में वही भाग लिया जो पश्चिमी देशों में विभिन्न हितों और वर्गों के संगठनों ने। जातियों और संप्रदायों के राजनीति में भाग लेने के फलस्वरूप सामूहिक और राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ और उनकी प्रत्यक्षता कम होकर उनका राजनीतिक एकीकरण हुआ। जाति और राजनीति में अंतःक्रिया, इसका सैद्धांतिक आधार और विशेषताएं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।